नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा एक बार फिर से राज्य सरकार बनाम राजभवन पर केंद्रित है। इस बार लड़ाई आमने सामने की नहीं बल्कि कोर्ट में जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों हाई कोर्ट ने राजभवन को नोटिस जारी किया। अब उसका जवाब राजभवन की ओर से आया है, जिसमें राजभवन ने यह बताया है कि हम यानी राजभवन इस दायरे में ही नहीं आता तो हमें कोर्ट में ना घसीटा जाए। ऐसे में आरक्षण का मसला जो है वो पीछे छूट गया है और अब लड़ाई हो गई है राज्य सरकार और राजभवन के बीच अधिकारों की। किसके अधिकार कितने हैं, इसको लेकर बयान सामने आए हैं। मुख्यमंत्री के अलग बयान है, राजभवन की ओर से अलग बयान आए हैं। इसी पे आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, जो कि बताएंगे कि इस लड़ाई के मायने क्या हैं और अधिकारों की इस तकरार में कौन किस पर भारी है। भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, जो कि बताएंगे कि बीजेपी का इस पूरे मामले में क्या पक्ष है। इसके अलावा अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और इस पूरे चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अमित श्रीवास्तव जी की ओर ही रुख करेंगे। अमित जी, कांग्रेस बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आरक्षण को जल्द मंजूरी मिले, लेकिन बार बार जो स्थितियां बन रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि लड़ाई राजभवन और राज्य सरकार के बीच होकर रह गई है और इसीलिए कोर्ट में भी आप लोग को दरवाजा खटखटाना पड़ा है। देखिए मोहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कोई लड़ाई राजभवन से नहीं है। देखिए, महामहिम जी से जैसी बात हुई थी उसके बाद ही विधेयक लाया गया था और उन्होंने कहा था कि आप विधेयक लाइए, मैं 24 घंटे में उस पर साइन कर दूंगी। और ऐसे ही सर्वसम्मति से ये पारित हुआ। मोहन जी, आप देखेंगे हमारे 5 वरिष्ठ मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उसी दिन जाकर राजभवन में विधानसभा की कार्रवाई से उन्हें अवगत भी कराया था। और 2 दिसंबर के बाद आज देखिए इतने दिन हो गए। मुझे लगता है कि शीघ्र अग्रसिक महामहिम जी को उस पर सिग्नेचर कर देना था, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों की नियुक्तियां, भविष्य और अवसर का ये सवाल है। उम्मीद है कि अभी तक हस्ताक्षर हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी पहले कहा गया कि आप 10 सवालों का जवाब दीजिए, मैं लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। उसके बाद हमारा कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि हमें 10 सवालों का जवाब देना है, लेकिन हमने फिर भी 10 सवालों के जवाब दिए और संतुष्ट किया। उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि क्या वहां के जो लीगल अधिकारी हैं वो क्या विधानसभा से बड़े हैं? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और मुझे एक और आपके माध्यम से ये चीज कहना है कि विधानसभा में विपक्ष की ओर से भी संशोधन प्रस्ताव लाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में लोक सेवाओं में, जैसे अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो संशोधन विधेयक 2022 में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण और उसी के रूप में जो जगह सरकार हमने किया, जो हमने कहा था, हमने जो वादा किया था, हमने उसे पूरा किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी वर्गों को इससे नुकसान हो रहा है और ये राजनीति का विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं के नौकरी का सवाल है, उनके शैक्षणिक योग्यता का सवाल है। मुझे लगता है कि हमारे कोई ध्येय ऐसा नहीं था, लेकिन फिर हमें हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि न्यायालय ही अंतिम वो होता है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि वो हमारे संवैधानिक प्रमुख होती है, राज्यपाल जी, और हमारे से उनका कोई टकराव नहीं है। बस मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे विनम्र और सविनय निवेदन करता हूं, छत्तीसगढ़ के उन समस्त हजारों अपने योग्यता के बाद भी जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, शीघ्र अतिशीघ्र उस पर सिग्नेचर हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा पक्ष विपक्ष ने, ये भी सुन लेते हैं। एक बयान मुख्यमंत्री का भी है, बृजमोहन अग्रवाल जी का भी है, तो दोनों बयानों के जरिए काफी हद तक ये साफ हो जाएगा कि इस लड़ाई में कांग्रेस और भाजपा का क्या क्या कुछ कहना है। तो सुनते हैं क्या कहा है बड़े नेताओं ने। राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह है। लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो इन्हीं वर्गों को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है कि यदि विधानसभा से जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें,
या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैंने बार बार मैंने कहा है। चौथा काम उसमें नहीं है आपका। युवाओं का भविष्य खराब करने का काम भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कर रही है। आरक्षण देने की जिम्मेदारी सरकार की है, राज्यपाल जी की नहीं है। सरकार ने जितने निर्णय लिए वो सब निर्णय ऐसे निर्णय थे जो अनुसूचित जनजाति का, जाति का, पिछड़े वर्ग का आरक्षण कम करने वाले निर्णय थे। और इसके लिए अगर पूरी तरह कोई दोषी है तो राज्य सरकार दोषी है। और इसके लिए हमारा आदिवासी समाज, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति कभी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, उनकी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और उनकी सरकार को माफ नहीं करेगी। तो सुना आपने दोनों ओर से क्या कुछ बातें कही गई है और इसीलिए ये अधिकार की लड़ाई शुरू है। हम चर्चा को एक बार फिर से शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में चौहान जी जुड़े हुए हैं। चौहान जी, आखिर ये मसला अटक रहा है राजभवन में और इसीलिए अब राजभवन के अधिकार पर बहस हो रही है। आरक्षण पर बहस तो कम हो रही है, लेकिन ये बात ज्यादा चर्चा में है कि राजभवन क्या अधिकार है कि उसने विधानसभा के पास बिल को रोक लिया, वो अधिकार है कि नहीं है। उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, नोटिस भी जारी की गई है। बीजेपी क्या स्टैंड ले रही है इसमें? मोहन जी, इस सबसे मेन बात यह है कि राज्य सरकार, भूपेश सरकार जो है वो सबको भ्रमित कर रही है। इनको नौकरियां नहीं देनी है, इस वजह से जो 58% का जो हाईकोर्ट में था वो बचा नहीं पाए। इस वजह से ये 76% का इसलिए अध्यादेश लाए हैं क्योंकि वो पास ही मत हो सके, वो चैलेंज हो जाए, वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाए। इसलिए उन लोग खुश हैं। दूसरी बात कि संविधान के हिसाब से ही कार्य किया जाएगा माननीय राज्यपाल जी के द्वारा। और संविधान, और बिल्कुल सही बात है अमित जी ने जो कहा कि वो खुद ही बोल रहे थे कि लेके आओ, लेकिन उनके जहन में यह था कि 58% का ही अध्यादेश आएगा और उसको हम लोग जारी कर देंगे या आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 76% का आ गया तो किस आधार पे आया? तो इस आधार पे आया जब उन्होंने विधानसभा में बोला था कि क्वांटिफाइबल डाटा के रिपोर्ट के आधार पे ये मसौदा तैयार किया गया है, समय आने पे उसको दिखा दिया जाएगा। समय भी आ गया, उसको दिखाया भी नहीं गया। क्वेश्चन जो पूछे गए उसके दूसरे आंसर दिए गए, अनसेटिस्फाइड आंसर दिए गए। एक्चुअली कानून बनाना मेन नहीं है, कानून को बनाए रखना मेन है। आगे जाके जब वो चैलेंज हो जाएगा तो फिर से अटक जाएगा। इस वजह से जो राज्यपाल जी ने ये सब चीजें हो जाएं, उसके बाद आगे बढ़े ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को सफर न करना पड़े। इस वजह से लेकिन ये भूपेश सरकार इतनी ज्यादा चालाकी की बरती है इन्होंने, और इस अपने सिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऐसा दर्शा रही है कि वो दूसरे हमारे को करने नहीं दे रहे हैं काम। इस वजह से हम लोग ऐसे किए। आज आप एक बात बताइए, आप अच्छे से दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, आप अच्छा वकील नहीं कर पाए, आप 4 साल के अंदर ये वाले मसले को आपने खत्म कर दिया। आप मेरे को बताइए कि इस देश में 1940 के भी मुकदमे आज तक लड़े जा रहे हैं। 1940 के। चलिए मैं आऊंगा इसमें। जी इसमें चौहान जी अपन बात करेंगे, लेकिन अपन अभी बात कर रहे हैं कि अधिकारों को जो चैलेंज किया जा रहा है, क्या वो अधिकार सही है या अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, जैसा कि मुख्यमंत्री आज ये विषय को उठाते हुए दिखाई दिए। अनिरुद्ध दुबे जी की ओर रुख करते हैं। दुबे जी, ये बात बार बार आती है कि अधिकारों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन है, पर विधेयक जब पास हो जाता है उसे कितने समय तक रोका जाए, इस पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। एक तरीके से ग्रे पक्ष है। इसी का लाभ राज्यपाल उठा रही हैं, ये आरोप सीएम ने आज लगा दिया है। तो ये एक बड़ी बात है और इसको लेकर
एक फिर से नई बहस छिड़ गई है आरक्षण से इतर। देखिए, जहां तक के जो है आरक्षण को लेकर विधेयक था, उसको मुख्यमंत्री जी उनकी सरकार चाह रही थी, विपक्ष आ रहा था। यहाँ तक कि महामहिम राज्यपाल जी ने कहा था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, उसको पास करवाएं। और विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र रहा, उसमें पास भी हुआ और पास होने के बाद ये राजभवन पहुंचा। और देखिए, इसमें क्या है कि मतलब वहां रुकावट वहां पर पैदा हुई कि जाते ही साथ वहां पे जो है कुछ लोगों का डेलीगेशन मिला। इसमें सबसे बड़ी बात तो उसमें जो है एक डेलीगेशन था पिछड़ा वर्ग का था। वो जो पिछड़ा वर्ग का गया था तो उस डेलीगेशन में एक आईएएस भी थे और एक राज्य सरकार के एक बड़े अधिकारी थे। उनका वहां पे ये कहना था कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट है उसको अगर कहीं एक तो उसको देखा जाना चाहिए, और दूसरी बात छत्तीसगढ़ की आबादी जो है उसमें 42.43% पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। ऐसे में 27% आरक्षण न्याय संगत नहीं है। अब बात करें जो है अग्रवाल सभा का एक डेलीगेशन मिला महामहिम से। उसने कहा कि आरक्षण जो 76% तो होना ही नहीं चाहिए। 76% छत्तीसगढ़ सरकार ने पास किया है, जिसका कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन भी किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। फिर एक राजपूत क्षत्रिय महासभा वो भी मिला, उसने भी कहा कि आरक्षण जो है 50% रखें। तो मोहन जी ऐसे करते करते 29-30 संगठन जो है वो जो है राजभवन पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी जो याचिका रखी, वहां अपना आवेदन रखा इस पे। तो यहाँ पे और दूसरी बात यह है कि देखिए 10 सवाल जो है पूछे गए थे राजभवन से, तो 10 सवालों का जवाब जो है निश्चित रूप से सरकार की तरफ से गया। लेकिन इसमें एक बात ये देखने वाली बात है कि जो है महत्वपूर्ण बिंदु क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट, जहां तक अभी तक मेरी जानकारी में वो राजभवन नहीं पहुंची है और महामहिम जो है वो देखना चाह रही है और उनके विधिक सलाहकार भी शायद उसका इंतजार कर रहे हैं। तो मेन जो पेच जो है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट में फंसा हुआ है। बिल्कुल, तो आयोग की रिपोर्ट पर सबकी नजर है, लेकिन अधिकारों को चैलेंज किया जाना कितना उचित है? इस तरीके के प्रकरण केरल में भी सामने आए थे। हाँ, हमें कई जगहों पर जहां पर कांग्रेस की सरकार है या गैर भाजपाई सरकार है वहां भी देखने को मिला था। तो क्या ये माने कि ये जो लड़ाई है वो एक तरीके से पार्टीगत लड़ाई है, जहां पर बीजेपी के खिलाफ वाली पार्टी सरकार में है, वहां राजभवन से हमेशा टकरार होती है? क्या यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है अमित जी? देखिए, लगातार हमने देखा है कि खूब सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो। बहुत सारा मुझे ऐसा लगता है कि जो राजभवन है कहीं ना कहीं भाजपा के लोग उसे भाजपा संचालन केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देखिए कि हमने सर्वसम्मति से यहाँ पर पास कराया था। सर्वसम्मति का मतलब होता है सभी दलों के लोगों की सहमति से, और राज्यपाल जी ने कहा था कि आप पेश करवाइए और विधेयक लाइए, मैं 24 घंटे के अंदर उसका सिग्नेचर मैं करूंगी करके। लेकिन जनता का जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि 2 दिसंबर को राज्य में एसटी, ओबीसी और जनरल का आरक्षण बनाने का विधेयक हमने पारित किया। इसके बाद भी आरक्षण का प्रतिशत जो कि 76% हो गया, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे इस विधेयक को मंजूरी अब तक नहीं मिली है। और मैंने जैसा आपसे कहा मोहन जी कि लगातार अगर आप देखेंगे तो इससे सभी वर्गों को नुकसान हो रहा है, सभी का नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब राजनीति के उसमें नहीं पड़ना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इससे सभी वर्गों को नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों की नियुक्तियां, भविष्य और अवसर का ये सवाल है, तत्काल इस पे सिग्नेचर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि राजभवन के लोग और जो भी है, अगर वो सेक्शन 200 और सेक्शन 168 पढ़ लेते तो मुझे कंफ्यूजन उसमें होता नहीं। जी मोहन जी। ये क्या ये माने कि 196 और 200 जो अलग अलग धाराएं हैं उन्हीं की लड़ाई बन के रह जाएगा? आरक्षण तो पीछे छूट गया इसमें। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी। देखिए, ये लड़ाई का विषय नहीं है। मैंने जैसा आपसे कहा ना कि ये हजारों लोगों की, छत्तीसगढ़ के लोगों की नियुक्तियां भविष्य और अवसर का सवाल है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लोगों का, सभी वर्गों का इससे नुकसान हो रहा है। तत्काल जो भी डिसीजन लेना है उसको ले लेना चाहिए। और मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं कि वो हमारी संवैधानिक प्रमुख है, हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं, हमारा उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के उन हजारों लोगों की तरफ से जिनकी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, जिनका भविष्य आधार में अटक गया है। नहीं, लेकिन चलिए बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं चौहान साहब। लेकिन इन सब बातों के बीच में
चैलेंज तो राज्यपाल के अधिकार को किया जा रहा है और इसीलिए कोर्ट का नोटिस आया है। नोटिस पे उन्होंने जवाब दिया है कि हम अधिकार के क्षेत्र में नहीं आते। ऐसे में लड़ाई तो आपसी अधिकार की बन के रह गई है, ना कि आरक्षण की। मोहन जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या नोटिस में ये लिखा है कि राज्यपाल जी असंवैधानिक कार्य कर रही हैं? क्या आर्टिकल 200 में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल जी को इतने दिन तक अपना जो डिसीजन है वो ले लेना चाहिए था और उसको आगे बढ़ा देना चाहिए था? क्या राज्यपाल जी से नोटिस में ये पूछा गया है कि या निर्देशित किया गया है कि आप इतनी तारीख तक अपना डिसीजन लेके आगे बढ़ाएं या पीछे वापस विधानसभा में कर दें? क्या ये लिखा गया है? नहीं। राज्यपाल जी जो भी काम कर रही हैं वो पूरा संवैधानिक कार्य कर रही हैं और इसीलिए और दूसरी बात ये है कि जो उनके संवैधानिक क्षेत्र में है वही काम हो रहा है। मेरे को एक भी है ऐसा काम ये बता दिया जाए जो आर्टिकल 200 के हिसाब से या संविधान के हिसाब से राज्यपाल जी के द्वारा नहीं किया गया है या चाहिए। नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने तो नोटिस जारी कर जवाब पूछा है ना कि क्यों रोका गया है, किस तरीके से इसमें रुकावट आई है। ये तो अधिकार के बारे में सवाल ही है राज्य कोर्ट की ओर से। आप नोटिस को उठा के पढ़ेंगे ना तो नोटिस में सिर्फ इतना लिखा गया है कि जल्द से जल्द आप निर्णय लें, लेकिन संविधान के हिसाब से आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते हैं कि इतनी तारीख तक, इतने समय तक आप ये कर दें। कर्नाटक में भी ऐसा ही केस हुआ था जिसके जो राष्ट्रपति के उसके लिए अपना व्यू के लिए उन्होंने ये पेंडिंग रखा हुआ था। उसके बाद कई समय के बाद वो वाला मामला क्लियर हुआ था। ये कर्नाटक में ऐसा हो चुका है, लेकिन संवैधानिक तौर पे ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। और मैं दूसरी बात बता दूं आपको कि सरकार, भूपेश सरकार ये चाहती है कि ये मामला अटका रहे। क्यों अटका रहे? क्योंकि इन्होंने, ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन इनके जो गलत जो निर्णय लिए गए, इनके जो गलत जो ये बनाया गया था, इनके जो मांग जो थी, जो स्टूडेंट की मांग थी और जो इन्होंने गलत वादा किया था उसको पूरा नहीं करना है। चलिए श्रीवास्तव जी, आप लोग चाहते हैं कि अटका रहे, शायद इसीलिए इस तरीके का कानून बना दिया जो कि पेच में फंस गया है। देखिए मोहन जी, एक भी भाजपा का डेलीगेशन महामहिम जी से मिलने गया क्या? ये बताइए। यही है इनका असली चाल चरित्र और चेहरा। और छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझती है। भाजपा के लोग दो कामों में बहुत माहिर हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और शायद मैं इसीलिए कहता हूं कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और चैनल में आके इनके प्रवक्ताओं को मातम भी मनाना है। मोहन जी, एक भी डेलीगेशन, इनका भाजपा का डेलीगेशन महामहिम राज्यपाल जी के पास नहीं गया। अगर गया हो तो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता बताएं आपके चैनल पे, जिम्मेदारी के साथ बताएं, लेकिन वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक भी डेलीगेशन इनका राजभवन गया ही नहीं है। डेलीगेशन राजभवन नहीं गया है तो एक छुपी हुई मंशा बीजेपी की दिखती है, ये आरोप है। एक बार फिर से दुबे जी की ओर रुख करते हैं। दुबे जी, अगर अधिकार की बात करें तो ये आप इस पर प्रकाश डालिए कि क्या राज्यपाल अभी जो कर रही हैं वो अपने अधिकारों के तहत कर रही हैं और क्या उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्या ये दोनों बातों को लेकर आप देखिए, क्या है कि राज्यपाल जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। और देखिए क्या है कि राज्यपाल की मतलब पदवी, राज्यपाल कहाँ किस स्थिति में, अभी उसका जो है एक उदाहरण आपको मिलेगा। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे सब पहला दिन जो है अभिभाषण से शुरू होगा। और जब अभिभाषण होता है तो एक जो कुर्सी लगती है वो दूसरे संवैधानिक पद वाले व्यक्ति के बाजू लगती है, मतलब विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे नंबर 1 राज्यपाल, सेकंड प्रदेश में जो है नंबर 2 जो है विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे है एक टकराव की स्थिति तो बनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय भी जो है यहाँ पे जब सबसे पहले राज्यपाल को शपथ दिलाई थी तो वहाँ पे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश ने राज्यपाल को शपथ दिलाई थी। उसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अजीत जोगी को शपथ दिलाई थी, आपको याद होगा मोहन जी। तो कुल मिला के क्या है कि इसमें संविधान की इतनी बारीकियां हैं, इसमें बहुत गहराई पे जाना पड़ेगा तभी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। लेकिन यह है
कि छत्तीसगढ़ में ऐसा परिदृश्य पहले कभी देखने नहीं मिला था कि मतलब राजभवन और ऐसा सरकार के बीच टकराव, और बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो खटकने वाले भी होती है। लेकिन हाँ, देखिए मैं यहाँ दो चीज जो है अभी यहाँ पे मैं उस पर बात करूंगा जो अमित श्रीवास्तव भाई बोल रहे थे। एक तो ये उनका ये कहना था कि हजारों लोगों का नुकसान, तो निश्चित रूप से देखिए प्रमोशन, नियुक्तियां, ये सब अटके हुए हैं और इसका निदान तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य अटका हुआ है और इसका कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर राजभवन गए थे। जहां तक मेरी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे, जो अभी भी संगठन के किसी पद पर हैं, वो डेलीगेशन लेकर गए थे। लेकिन उनकी मांग ये थी कि जो अनुसूचित जाति वर्ग का जो आरक्षण है, जिसको जो 13% किया गया है, वो कम है, वो ज्यादा होना चाहिए। इस बात को लेकर गए थे। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे राजभवन में नहीं गए, वो गए थे। लेकिन इस सबसे बड़ी बात है समाधान। इसका कोई मतलब है ना कुछ सुलझे मामला, वो अभी दिख नहीं रहा है और मुझे लगता है कि अभी ये तुरंत में इसका कहीं कोई निराकरण होते दिखेगा भी नहीं। बिल्कुल। तो तकरार की वजह क्या है और इसे खत्म करने की जरूरत बनी हुई है। तो एक बार फिर से अमित श्रीवास्तव जी की ओर रुख कर लेते हैं। अमित जी, इसको खत्म करने के लिए कोई प्रयास होगा क्या? मुख्यमंत्री ने आज अच्छी बात कही कि राज्यपाल उनकी बड़ी बहन की तरह हैं, पर यह प्रयास में कमी दिखती है। बहन और भाई का मिलन होगा क्या? देखिए, निश्चित तौर पे हमने हमेशा ही कहा है कि वो हमारी बड़ी बहन की तरह हैं और संवैधानिक प्रमुख हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, नवीन मार्कंडे जी गए थे, लेकिन वो पिछड़ा वर्ग की तरफ से गए थे, एसटी वर्ग की तरफ से थे, और उसके अलावा कोई भी भाजपा का डेलीगेशन उनसे नहीं मिला जाके, और उन्होंने मांग नहीं की कि आरक्षण बिल जो अटका हुआ है उस पर सिग्नेचर कर दीजिए। मेरा यही कहना है। फिर आपके माध्यम से मैं कहता हूं कि हजारों लोगों का भविष्य और उनका अवसर इस आरक्षण के सिग्नेचर के कारण अटका हुआ है। तत्काल महामहिम जी को इस पर सिग्नेचर चाहिए, करना चाहिए। आपके माध्यम से यही निवेदन कर रहा हूँ जी। बीजेपी की ओर रुख करेंगे तो चौहान जी से शायद संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं और चौहान जी से बात करेंगे। चौहान जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? तो शायद उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। तो एक बार फिर से अनिरुद्ध जी, ये बातें जो आती हैं दुबे जी, उसमें बार बार एक कोर्ट की गाइडलाइन की जरूरत है क्या, कि एक ऐसी गाइडलाइन आ जाए जिससे कि राजभवन और सरकार के बीच इस तरीके की तकरार कहीं ना हो? कुछ ऐसी स्पष्ट गाइडलाइन की जरूरत बनी हुई है क्या? हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया जिसमें चैलेंज किया जा सके राज्य भवन को, लेकिन ऐसी गाइडलाइन की जरूरत पड़ी है क्या? नहीं, गाइडलाइन की जरूरत होगी भी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गाइडलाइन सामने आएगी, कोई निर्देश जारी होगा। और रही बात है कि जो उलझाव जो है मोहन जी जो है ना, अभी इसका जो है बहुत जल्दी निराकरण होते दिखता नहीं। और एक चीज शुरू से कहते आ रहा हूँ और फिर मेरा यही कहना है कि आरक्षण लागू हो, सबकी इच्छा है, सारे लोग चाहते हैं कि आरक्षण लागू हो। और कहीं कुछ अगर ये बात अटकी भी रही तो ये जो इस साल का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में होगा, तो आरक्षण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति को प्रभावित करेगा। चलिए, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप हो और जो एक तकरार की स्थिति बनी हुई है उसमें नया पक्ष अधिकार के तकरार के रूप में हमें देखने को मिल रही है, वो जल्द खत्म हो। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मसला जल्द खत्म हो ताकि आरक्षण को लेकर एक नई राह मिल सके और जो हजारों युवाओं की उम्मीदें हैं उसको सरकार पूरी कर सके।